वो घर के सफाई सुथराई से फारिग हुई थी कि बड़ी चच्ची की कॉल आ गई। वो उसे साथ ले जाकर शॉपिंग पर जाना चाहती थी। शादी के लिए उन्हें नवेरा की पसंद की अशिया खरीदनी थी। बात उन्होंने अम्मा से की थी। उनकी इजाज़त से ही वो उन्हें लेने आ रही थी। अम्मा ने ही कॉल रिसीव की थी, फिर नवेरा को तैयार होने का कहा था। नवेरा खामोशी से कमरे में चली आई थी। वो तैयार होकर कमरे से निकली तो बड़ी चच्ची हुमैरा और शुमाइला आपी के हमरा आई बैठी थी। वो एक पल को झिझकी थी। अस्सलाम वालेकुम। उसने मुश्तरका सलाम किया। चची ने मोहब्बत से उसे गले लगा लिया। शुमाइला और हुमैरा से भी मिलकर वो एक तरफ बैठी थी। बाद में बैठना, उठो चलो हमारे साथ। हुमैरा ने कॉलेज से छुट्टी की है। शुमाइला को भी ससुराल से बुलवाया है। कितने दिनों से प्रोग्राम बन रहे थे मगर घर से निकलना ही नहीं हो रहा था। चची ने कहा तो वो उठ खड़ी हुई। बैठे, अभी चची चाय वगैरह पी कर जाइएगा। भाभी भी उठ खड़ी हुई थी मगर उन्होंने हाथ से मना कर दिया। नहीं, बाजार में कुछ वक्त लग जाएगा, फिर कभी सही। अम्मा ने एक दो दफा इसरार किया था मगर चची के साफ इनकार पर उन्होंने भी ज्यादा न कहा। अम्मा से इजाजत लेकर वो बाहर आए तो गाड़ी में फ्रंट सीट पर नवाज उनका मुंतजर था। नवाज पर निगाह पड़ते ही नवेरा के कदम ठटके थे। उसने घबरा कर चची को देखा। वो मुस्कुरा दी थी। नवाज ने उसे सलाम किया तो वो सिर्फ सर हिलाकर रह गई। नवाज के साथ हुमैरा बैठ गई जबकि वो शुमाइला आपी के साथ चच्ची के हमरा पिछली सीट पर थी। हमें शादी के लिए ज्वेलरी खरीदनी थी, साथ में कुछ कपड़े भी। पहनने तो तुम्हें ही है ना, अच्छी बात है, तुम मर्जी से अपने पसंद के कलर्स ले लो। शुमाइला ने कहा, मुझे भी अभी सब कुछ खरीदना है, कुछ भी नहीं लिया। अगले दिनों हमारा ट्रिप जा रहा है हमारे इस्लामाबाद। सोचा कुछ ट्रिप के लिए शॉपिंग कर लूं। पूरे 5 दिनों का प्रोग्राम है। मेरा और रिमशा दोनों का जाने का इरादा है। हुमैरा की बात पर उसने सिर्फ सर हिलाने पर इक्तफा किया था। नवेरा, ज्वेलरी के नए डिज़ाइन आए हुए हैं। मैं पिछले हफ्ते गई थी ज्वेलर के पास, बहुत अच्छे लगे थे। देख लेना, जो भी जी को अच्छा लगे ऑर्डर दे देंगे। रजिया चच्ची ने नवेरा के झींपे झींपे गोल्डन चादर के हाले में अपना अक्स दिखाते चेहरे को देखा था। नवाज बैक मिरर से नजर आते नवेरा के झुके सर पर गाहे बगाहे निगाह डाल लेता था। नवाज को मैं कितने दिनों से कह रही थी मगर ये फारिग होता तब ना। आज भी मैंने जबरदस्ती इसकी यूनिवर्सिटी से छुट्टी करवाई है। ये लड़का कभी हाथ नहीं आता, बस अपने ही झमेले हैं इसके। यूनिवर्सिटी से एकेडमी, भाग दौड़। इसके अब्बू कह भी रहे थे कि उनके साथ कारोबार में हाथ बटाओ मगर ये सुनता कब है, बस अपने ही शौक हैं इसके। नवाज हंस दिया था। जाहिर है मेरी तबीयत कारोबार के झमेलों में कहाँ सेट रहती है। अब्बू के साथ जब भी फारिग होता हूँ चक्कर लगा तो लेता हूँ। यह पढ़ाना मेरा शौक है, फिर मैं कौन सा अकेला होता हूँ यूनिवर्सिटी में। पीरियड्स लेता हूँ। एकेडमी में क्वालिफाइड टीचर्स रखे हुए हैं, तकरीबन वही सब कुछ हैंडल करते हैं। अब अच्छा खासा वक्त अब्बू के साथ सर्व कर रहा हूँ फिर भी आपको गिला रहता है। गाड़ी ड्राइव करते हुए नवाज ने पलट कर कहा था। नवेरा ने यूं ही सर उठाकर देखा तो नजर मिली थी। वो फौरन निगाह फेर गई। एक लम्हे को लगा कि जैसे बिजली गूंद गई हो। चची के साथ वो पहले ज्वेलर की दुकान पर आए थे। अच्छी खासी ज्वेलरी थी। सुनार ने कई डिजाइन दिखाए थे। हर डिजाइन ही अपनी मिसाल आप था। वो कंफ्यूज हो रही थी। हुमैरा, शुमाइला, नवाज तीनों ही चची को मशवरों से नवाज रहे थे। ये देखो नवेरा, कैसा है। चची ने गोल्ड का हार्ड सेट उठाकर उसके सामने किया था। बहुत अच्छा, बहुत जबरदस्त। वो चारों कुर्सियों पर बैठी हुई थी। नवाज उकब में खड़ा था। नवेरा के गर्दन हिलाने पर उसने फौरन कहा था, मगर अम्मी जान, आजकल ड्रेस के साथ मैचिंग ज्वेलरी चल रही है। सूट वगैरह का तो कहीं पता ही नहीं है। ये ना हो कि ज्वेलरी ड्रेस के साथ मैच ही ना करे। हुमैरा ने कहा तो शुमाइला ने भी सर हिलाया। हम ऑर्डर दे देते हैं ना, ड्रेस का इंतखाब करके मोती वगैरह मैचिंग डलवा लेंगे। क्यों नवेरा? वो हर मामले में उसकी राय मांग रही थी। नवेरा ने मुस्कुराकर गर्दन हिलाई थी। और उसके भी तकरीबन सारी शॉपिंग में उन्होंने नवेरा और नवाज की पसंद को मद्देनजर रखा था। हर चीज नवेरा से पूछ कर ली जा रही थी, नवाज से मशवरा किया जा रहा था। दोनों बहनें बड़ी पुरजोश थीं, साथ में चची जान भी। आखिर में वो लोग ब्राइडल ड्रेस के लिए 2-3 घंटे ख्वार हुए थे। शुमाइला और नवाज को कोई ड्रेस पसंद ही नहीं आ रहा था। कितनी दुकानें छान मारी थी। थक हार कर चची बेगम ने एकदम कह दिया, मुझसे नहीं अब किसी और दुकान में जाकर मगजमारी की जाती। अजब हो तुम दोनों बहन भाई, कुछ पसंद ही नहीं आ रहा। नवेरा को भी ख्वार कर रहे हो तुम दोनों, क्या सोचती होगी ये। नवाज मुस्कुराया था। कुछ नहीं सोचेंगी ये, शादी एक ही दफा होगी, कम से कम ड्रेस तो अपनी पसंद का हो। आज नवाज का मूड हैरान कुन हद तक काफी शौक हो रहा था।
सारी शॉपिंग के दौरान वो इसी तरह के चुटकुले छोड़ रहा था। अच्छी खासी पूरे एतमाद नवेरा शर्म की पोटली बनकर रह गई थी। अब भी नवाज की बात पर छीम गई। तुमने पहनना नहीं है। नवेरा तो कोई मैन मीख नहीं निकाल रही, बस तुम दोनों बहन भाई की नाक तले कोई लिबास नहीं जच रहा। वो वाकई थक चुकी थी, इसलिए उनका रवैया बजा था। मगर देखना तो मुझे ही है ना, कम अज कम मेरी दुल्हन का ब्राइडल ड्रेस तो मेरी पसंद का होना चाहिए। नवेरा की तरफ देखते नवाज ने मुस्कुराकर कहा था। नवेरा को अपने रुखसार दहकते महसूस हुए। चची जान भी हंस दी। खूब कही तुमने। तो जाओ, तुम दोनों बहन भाई नवेरा को साथ ले जाओ, पसंद कर लो। अब मैं 1 इंच भी यहाँ से नहीं हिलने वाली। गाड़ी का दरवाज़ा खोलो, मैं हुमैरा के साथ अंदर बैठती हूँ, तुम लोग फारिग होकर आ जाना। नवेरा ने चची के इस हुक्म पर फौरन उनको देखा तो वो मुस्कुरा रही थी। हाँ ये ठीक है, हम थोड़ी देर में लौट आएंगे, तब तक अम्मी और हुमैरा इधर ही इंतजार करती हैं। शुमाइला ने फौरन हाँ में हाँ मिलाई थी। नवाज ने सर हिलाकर गाड़ी अनलॉक की और हाथ में पकड़ा सामान अंदर डाल दिया। शुमाइला और चची जान भी अंदर बैठ गई थी। जल्दी आ जाना, उन्होंने खास ताकीद की थी। पता नहीं नवाज कैसा सूट चाह रहा था जो पसंद ही नहीं आ रहा था। 2-3 दुकानें मजीद चेक करने के बाद नवेरा भी उलझ गई। वो अब तक मुकम्मल खामोश थी, किसी भी किस्म की राय का कतई इजहार नहीं किया था, मगर अब उकता गई थी। अगली दुकान में दाखिल हुए तो वो बोरियत महसूस कर रही थी। कुछ थकन थी और कुछ उकताहट। शुमाइला और नवाज अभी भी पुरजोश थे। उसे हकीकतन हैरत हुई। जनाना शॉपिंग से मुतालिक नवाज की मालूमात बड़ी ज़बरदस्त थी। नवेरा, ये ड्रेस देखो कितना खूबसूरत है। सेल्स गर्ल ने शुमाइला के कहने पर एक ड्रेस दिखाया। एक लम्हे को तो नवेरा की भी आंखें चुंधिया गई। इंतहाई बारीक नफीस काम था। उसने सर हिलाया। डीप रेड कलर में लहंगा सेट था। लहंगा, कुर्ती और दुपट्टे तीनों पर काम देखने के लायक था। आप बताएं नवाज भाई कैसा है? देखना तो आप नहीं है ना? शुमाइला ने उसे छेड़ा था। वो खुलकर हंसा। फिर नवेरा को देखा। वो फौरन सर झुका गई। इसमें शक नहीं है, लेकिन पिछले 3 घंटे मैंने इसलिए ख्वार नहीं किया कि मुझे कोई ड्रेस पसंद नहीं आ रहा था, बल्कि मेरी ख्वाहिश थी कि नवेरा अपनी पसंद का इजहार खुद करे। मगर मुझे अब लग रहा है कि आज के दिन तो एक तरफ, मजीद 2-3 दिन भी ख्वार होते रहे तो ये मोहतरमा कभी मुझसे कुछ नहीं कहेंगी। नवेरा ने बेहद हैरत और इस्तेजाब से नवाज को देखा। उसके होंठों पर बड़ी धीमी मुस्कुराहट थी, जैसे मोतियों की चमक हो। अम्मी, हुमैरा और तुमने जो भी चीज़ पसंद की है, उन्होंने सिर्फ गर्दन हिलाई है। मुझे हैरत हो रही थी कि कहीं इनको सादतमंदी महंगी न पड़ जाए। कम अज कम दुल्हन का ड्रेस तो अपनी पसंद का हो। वो तंज नहीं कर रहा था, मगर नवेरा शर्मिंदा सी सर झुका गई। ऐसे तो कोई बात नहीं, चची जान ने हर चीज़ मुझसे पूछ कर ही ली है। उससे इतने सारे वक्त में पहली दफ़ा लबकुशाई की थी। शुमाइला हंस दी। नवाज को तुम्हारे हर बार सर हिलाने पर ताज्जुब हो रहा था कि कहीं तुम्हें कोई चीज़ ना पसंद ना हो। हमारे साथ तुम पहली और आखिरी बार शॉपिंग कर रही हो, बाद में तुमको डिस्टर्ब करते रहते, इसीलिए नवाज भाई को तुम्हारी पसंद की फिक्र थी। मुझे बार बार कह रहे थे कि कहीं तुम सादतमंदी में न मारी छो, अपनी पसंद का इजहार करो। शुमाइला मज़े से बता रही थी। नवेरा के होंठ एकदम मुस्कुरा उठे। शुक्रिया ख्याल रखने का। आप लोग मेरे लिए जो भी खरीदते वो मुझे दिलो जान से पसंद आता, क्योंकि इस मोहब्बत में जो खुलूस और चाहत है वो शायद मेरी पसंद में भी ना हो। मैं अब इतनी सतही लड़की नहीं हूँ। आपको मेरी सादतमंदी पर शुबह नहीं होना चाहिए था। उसने बराह रास्त नवाज को देखा तो वो हंस दिया। ये सूट पसंद आया? नवाज ने पूछा तो उसने सर हिलाया। दिल से। आज तो नवाज का मूड ही निराला था। वो एकदम सटपटा गई। शुमाइला का कह कह बेसाख्ता था। नवेरा मजीद झींपी। पता नहीं, देखना तो आपको है, जो अच्छा लगे ले लें। नवाज की शरारत वो खूब समझ रही थी। फौरन रुख बदल कर कहा। शुमाइला की हंसी रुकने में ही नहीं आ रही थी। मगर पहनना तो तुमको है ना? नवाज फौरन रुख बदल कर उसके सामने आया था। नवेरा इस गुलफशानी पर मजीद जिद हुई। शिकवा किना नजरों से उसे देखा, जिसकी आंखों की शरारत भरपूर थी। प्लीज नवाज। नवाज फारूक को एकदम लगा जैसे नवेरा के होंठों से फूल महके हों। उसकी नजर पेशानी तक चादर में छुपे चेहरे पर भटक भटक गई। नवेरा के इस ढके छुपे अंदाज में भी ऐसी दिलकशी थी जो दिल को अपनी तरफ खींचती थी। नवाज कितने ही लम्हे उसके सुर्ख झिलमिलाते रुखसारों पर साया फिगन लंबी लड़ती कांपती पलकों से नजरें न हटा पाया था। नवाज भाई। शुमाइला ने मुस्कुराकर भाई का बाजू थामा तो वो खिलकर मुस्कुराया।
नवेरा के शर्माते लजाते सरापे पर एक भरपूर निगाह डाली। नवेरा के लिए मारे इस्तेजाब के सर उठाना मुहाल था। मेरा ख्याल है सूट तो पसंद हो ही चुका है, पेमेंट करें तो फिर चलने की करें, अम्मी इंतज़ार कर रही होंगी। शुमाइला की बात पर वो आगे बढ़ गया था तो नवेरा ने खामोशी से शुमाइला का हाथ थामा। उससे अपने हाथ की लर्जिश का बखूबी एहसास था, मगर इस वक्त मजबूर थी। ये नवाज भी कितने बेबाक हो रहे हैं, अब मैं कभी इनके साथ नहीं आऊँगी। और ये देख कैसे रहे थे, उफ अल्लाह। नवीरा को अपना दिल अभी तक कांपता महसूस हो रहा था। एक पल में उसने फैसला कर लिया था कि आइंदा चची जान के किसी भी इस किस्म के प्रोग्राम में शामिल नहीं होगी, ख़ास तौर पर नवाज की मौजूदगी में तो कतई नहीं। नवाज पेमेंट करके वापस आया तो वो खामोशी से शुमाइला का हाथ पकड़े वापस को हो ली, मगर दिल की हालत का अभी भी वही आलम था। वो किचन समेट कर अपने कमरे में जा रही थी, मगर लाउंज में आती आवाज पर उसके कदम छिटके थे। बिन तेरे क्या है जीना, मेरे दिल की रानी तू, मेरी खुशियों का मौसम, मेरे ख्वाबों की ताबीर, मेरे सपनों की तस्वीर। बिन तेरे कैसी हार, वो जीत हो या हार, तेरे संग है सब कुछ, बिन तेरे हो तो बेकार, बिन तेरे क्या है जीना। पूरे कमरे में एक अजीब सा माहौल तारी था। वो इतने दिनों बाद उसके कमरे के करीब फटकी थी। रजा हमीद के गुज़िश्ता रवैयों ने उसे अपनी ज़ात में महदूद हो जाने पर मजबूर कर दिया था। वो उससे दानिस्ता गुरेज करने लगी थी। नवेरा के लिए उसकी जज्बातियत पिछले दिनों जिस तरह उरूज पर थी, आने वाले दिनों ने उससे अपनी ज़ात में सिमट जाने पर मजबूर कर दिया था। रजा की वही रूटीन थी, कॉलेज, अकेडमी और फिर घर आकर रात के खाने के बाद अपने कमरे में बंद हो जाना। लेकिन आज वो खिलाफ मामूल न सिर्फ लाउंज में मौजूद था, बल्कि सीडी प्लेयर से आती आवाज़ पर वो सोफे पर बैठा अपने पाँव को मुसलसल हरकत भी दे रहा था। किताब उसकी गोद में खुली पड़ी थी, मगर वो कहीं और गुम था। रिमशा दरवाजे के फ्रेम में जम गई। रजा के सुर्ख चेहरे की रंगत गुलकार की आवाज़ से हम आहंग होने लगी। तेरी पायल की चंचन, तेरी सांसों का सरगम, तेरी खुशबू, तेरी परीत, याद आए मेरे मीत, जो तुझ पे लिखे थे वो सारे मेरे गीत, सारी खुशियाँ सपने तेरे हैं तेरे साथ, बिन तेरे क्या है जीना। रिमशा का चेहरा धुआं धुआं होने लगा। वो उस शख्स को कितना चाहती थी, काश वो उसे बता सकती। वो उसके लिए क्या था, काश वो अपना आप उस पर आश्कार कर सकते। अगर वो उसके हितकामिज़ रवैये से पेश आने के बजाय एक कज़न, हमराज, दोस्त की तरह अपने दिल की बात शेयर करता, तो शायद वो उसकी ख्वाहिश में अपना आप वार देती। मगर रिमशा ने आंखों में भर जाने वाली नमी उंगली के पोर से हटाई। इस वक्त लाउंज का माहौल, गीत के बोल रिमशा के अंदर के माहौल से जैसे हम आहंग होते चले जा रहे थे। वो खामोशी से यकटक रजा हमीद पर नजरें गाड़ी खड़ी रही। उसकी आंखों में पिघला देने वाली तपिश थी। एक ऐसा एहसास था कि पत्थर भी मुतवज्जे हो जाए। रिमशा जावेद उसके सामने ही दरवाजे के फ्रेम से कमर टिकाए टिकटिकी बांधे उसे देख रही थी। रजा हमीद के चेहरे पर अगले ही लम्हे नागवारी सिमट आई थी। रिमशा भी जैसे किसी ख्याल से चूकी थी। रजा के मुतवज्जे होने पर फौरन सीधी हुई। रजा ने हाथ में पकड़े रिमोट कंट्रोल से सीडी प्लेयर ऑफ किया था। वो खुद से अगर हारा था तो अपनी माँ के सामने दिल की ख्वाहिश के रायगां जाने पर खुद से बरहम भी था। और उस लड़की से उसका बस चलता तो रिमशा जावेद को अपनी पूरी हयात से ही बेदखल कर देता। क्या बात है, वो अब भी उसे ही देख रही थी। रजा हमीद उसकी निगाहों के एहसास से झुंझुला गया। ना चाहते हुए भी उसे पुकारना बल्कि पूछना पड़ा था। आज बड़े दिनों बाद सीडी प्लेयर की आवाज़ सुन रही हूँ, हैरत हो रही है। लगता है अपने अंदर का अहवाल जवाद अहमद की ज़ुबानी सुनाने के मूड में थे। मगर अफसोस, ना ही यहाँ नवेरा है और ना ही फुप्पो बेगम, जिनकी ममता तुम्हारे लिए बेदार हो जाए। रिमशा उससे उलझना छोड़ चुकी थी। उसने दिल में पक्का इरादा कर लिया था कि अब कुछ भी हो जाए वह नवेरा के मामले में उस शख्स से नहीं उलझेगी। मगर अब जुबान ने हरकत की भी तो फिर वही खौलन थी जिसकी बदौलत गुज़िश्ता कई रोज से वो सर तापा जल रही थी। शट अप। रजा हमीद एकदम पछताया कि उसे नज़रअंदाज क्यों नहीं कर पाया। नवेरा के सिलसिले में उसकी एक गौहर अफशानी उसे फिर सर तपा सुलगा गई थी। एकदम होंठ भींच कर मजीद कुछ तल्ख कहने से खुद को बाज रखा। बड़ी चुपती तल्ख निगाह उसकी तरफ की। सुर्ख कंट्रास्ट के घरेलू होलिये में गोल्डन जर्सी में शाल कंधे पर डाले वो अच्छी खासी जाज़बे नजर लग रही थी। अगर इसका दिल कहीं और मुब्तला न होता या रिमशा उसे नापसंद न होती तो शायद इस वक्त सूरत हाल मुख्तलिफ होती। रजा हमीद ने तलखे से सर झटका। मैं इस वक्त तुमसे किसी भी किस्म की बकवास के मूड में नहीं हूँ, जाओ यहाँ से। उसकी बात पर रिमशा के होंठों पर फीकी मुस्कुराहट ठहरी थी।
وہ جانے کے بجائے دروازے سے ہٹ کر اندر آ گئی۔ رضا نے تلخی سے ہونٹ کاٹ لیے۔ کیا یہ نہیں ہو سکتا رضا؟ ہم دونوں اپنی اپنی ذات کے غم منانے کے بجائے ایک دوسرے کو اہمیت دیں۔ میں تمہارے لیے کوئی غیر تو نہیں ہوں، خونی رشتہ ہے میرا تم سے، سگی پھپھو زاد ہوں۔ کیا انکار کر سکتے ہو اس تعلق سے؟ وہ اس کے مقابل صوفے پر آ بیٹھی تھی۔ رضا نے حیرت سے اسے دیکھا، پھر تلخی سے ہنس دیا۔ بشرطی کہ تم صرف پھپھی ذات کی حد تک ہی رہو تو، اس نے جتایا تھا۔ باقاعدہ اس صاف تمسخر اور مذاق اڑانے والی ہنسی تھی۔ رمشا ایک دم چٹک گئی۔ تم میری توہین کر رہے ہو۔ اس کی انا بلبلا اٹھی تھی۔ سوری، رضا نے اگلے ہی لمحے کہا تھا، مگر انداز اب بھی وہی تھا، مذاق اڑاتا۔ میری تم سے کوئی ذاتی دشمنی نہیں ہے، میری ہر ممکن کوشش ہوتی ہے کہ میں تم سے گریز ہی کہوں۔ میں اپنا غم مناؤں یا کچھ بھی کروں، تم ہی کوئی غرض نہیں ہونی چاہیے۔ تم میرے معاملات سے دور ہی رہا کرو تو بہتر ہے۔ خاصا دل شکن تضحیق آمیز رویہ تھا۔ رمشا دیکھ کر رہ گئی۔ اور جو ہمارے درمیان رشتہ ہے وہ، اس کو کس کھاتے میں ڈالو گے؟ نہ چاہتے ہوئے بھی اس کی زبان سے پھسل گیا تھا۔ رضا نے ایک گہری سانس لی۔ زبردستی کے رشتے کبھی پائیدار نہیں ہوتے، اور رشتے بھی ماننے، دل کے قبول کرنے سے اہمیت رکھتے ہیں، ورنہ پانی پر بنے نقش تو اکثر بے حیثیت ہوتے ہیں۔ یوں ہی صوفے پر اطمینان سے بیٹھے پاؤں ہلاتے وہ کہہ رہا تھا۔ رمشا کے اندر کی آگ ایک دم بھڑک اٹھی۔ وہ جذباتی تھی، وہ جانتی تھی اس میں اشتعال انگیزی حد سے زیادہ ہے، وہ اقرار کرتی تھی، مگر وہ رضا سے کس حد تک فیئر تھی اسے بتا نہیں سکتی تھی۔ ٹھیک کہہ رہے ہو تم، پانی پر بنے نقش تو اکثر بے حیثیت ہوتے ہیں۔ نویرا کے سلسلے میں بھی تمہاری جذباتیت کے خیال سے میری بھی یہی رائے ہے۔ اگلے ہی لمحے وہ مقابلے پر اتر آئی تھی۔ اس نے اس پر چوٹ کی تھی، اپنی توہین وہ بھی یوں صاف انداز میں کیسے گوارا کر لیتی؟ رضا نے تلخی سے اسے گھورا۔ وہ نہایت اطمینان سے اس کی طرف متوجہ تھی۔ اور جہاں تک رشتے کی پائیداری یا اہمیت کا تعلق ہے، دل کے قبول کرنے یا ماننے سے ہوتا ہے، تو درست کہہ رہے ہو تم۔ میرے اور تمہارے تعلق کو میں کیا، سارا خاندان نہ صرف مانتا بلکہ قبول بھی کرتا ہے۔ وہ ہنسی اور ایک دم کندھے اچکائے۔ رضا کا جی چاہا کہ ہاتھ میں پکڑی کتاب اس کے سر پر دے مارے۔ ہاں، یاد آیا، آج میں نواز بھائی کے ہاں گئی تھی۔ وہ اسے مسلسل تیکھی غیظ بھری نظروں سے گھور رہا تھا، جب ایک دم ہنس کر اس نے بات پلٹی تھی۔ نواز کے نام پر رضا کے اندر ایک دم خطرے کا الارم بجنے لگ گیا۔ رمشا کوئی ذکر بے معنی نہیں کرتی تھی۔ ضرور نواز کے ہاں جانے میں بھی کوئی کہانی ہوگی۔ آج وہ اکیڈمی نہیں گیا تھا، ایک دوست کے ہاں چلا گیا تھا۔ نواز بھی اکیڈمی میں نہیں تھا، سو کسی کو علم نہیں ہو سکا کہ وہ اکیڈمی سے غیر حاضر ہے۔ ہمیرا کو شاپنگ کے لیے جانا تھا آج، اس نے چھٹی کی تھی۔ میں ان کے ہاں گئی تھی۔ شام کے بعد وہ لوگ شاپنگ کر کے لوٹے تھے۔ نویرا آپی ان کے ہمراہ تھیں۔ نواز بھائی، شمائل آپی، ہمیرا اور چچی امی سب گئے تھے۔ بڑی زبردست شاپنگ کی ہے انہوں نے شادی کے لیے۔ میں تو دلہن کا سوٹ دیکھ کر ہی حیران رہ گئی۔ نواز بھائی کی پسند سے ساری شاپنگ ہوئی ہے۔ بڑے موڈ میں تھے وہ آج۔ اور تمہیں جو نویرا آپی کی شرم و حیا بڑا اٹریکٹ کرتی ہے، تم وہاں ہوتے تو دیکھتے کیسے مظاہرے ہو رہے تھے شرم و حیا کے۔ رمشا بھوس میں چنگاری بھرنا خوب جانتی تھی۔ نہایت تمسخرانہ انداز تھا۔ بکواس بند کرو۔ وہ واقعی لوڈ ہوا تھا۔ نواز اور نویرا کے متعلق وہ کچھ غلط سن ہی نہیں سکتا تھا۔ تم انتہائی گھٹیا سوچ کی مالک ہو۔ وہ کلس کر رہ گیا۔ رمشا کے اندر ایک دم ٹھنڈے پانی کے چھینٹے پڑے تھے۔ شکریہ، نوازش۔ ویسے تمہاری نویرا آپی بڑا پوچھ رہی تھیں تمہارا، کہہ رہی تھیں کہ تم ان کے گھر کا راستہ ہی بھول گئے ہو، کسی دن چکر لگا لینا۔ جواب تو میرے پاس بڑا زبردست تھا، لیکن پھر خاموش رہی کہ کہیں تمہاری نویرا آپی کی توہین نہ ہو جائے اور تم میرے سر ڈنڈے بجانے بیٹھ جاؤ۔ وہ واپس اپنی جان میں لوٹ چکی تھی۔ رضا نے تعصب بھری نظروں سے لب بھینچے اور رخ موڑ لیا۔ پھپھو کہہ رہی تھی کہ کسی دن شاپنگ کے لیے چلیں گے۔ ظاہر ہے نویرا آپی کی شادی ہے، تم بے شک غم مناؤ، مگر میرے لیے تو خوشی کا مقام ہے۔ پھر شادی تو ایک دفعہ زندگی میں ہوتی ہے، کون سا نویرا آپی کی بار بار ہوگی۔ زبردست طریقے سے شادی میں شرکت کرنے کا ارادہ ہے، وہ بھی نواز بھائی کی طرف سے۔ ہمیرا اور میرا ارادہ ایک ہی طرح کی ڈریسنگ کرنے کا ہے۔ ویسے تم اپنی نویرا آپی کو کیا گفٹ دو گے؟ چھوٹے سے دوست جیسے بھائی ہو تم ان کے۔ وہ جلتی پر تیل چھڑکنے کا کام بخوبی جانتی تھی۔ رضا حمید تو اس کی عام سی بات پر بھڑک اٹھتا تھا، یہ تو پھر واضح طنز تھا۔ شٹ اپ، دفع ہو جاؤ یہاں سے۔ اتنی دیر سے میں تمہیں برداشت کر رہا ہوں، اب تم نے ایک لفظ بھی مزید کہا تو میں ہاتھ اٹھانے سے گریز نہیں کروں گا۔ رضا حمید کے ضبط کا مظاہرہ صرف یہیں تک تھا۔ بھڑک کر اٹھ کھڑا ہوا۔ تم چاہے کچھ بھی کہہ لو،
जवाबन वो भी खड़ी हुई। रिमशो, मेरा ही दिमाग खराब है जो हर दफा इंतहाई तजलील के बाद फिर जलील होने आ जाती हूँ। तुम जैसे शख्स से तो कलाम भी नहीं करना चाहिए। तुम इस काबिल हो ही नहीं कि कोई मोहब्बत से पेश है, तो फिर क्यों इतनी देर से टाइम वेस्ट कर रही हो? जाओ, तुम्हें खुद से कलाम करने का इनविटेशन तो नहीं भेजा था मैंने। ठंडा ठार लहजा सरासर तमस्कुराना था। रिमशा ने भुना कर उससे फिर सेंट्रल टेबल पर पड़ी एस्ट्रे को देखा। वो मुस्कुराकर अपनी जगह बैठ गया था और मुस्कुराती नजरों से उसको सुलगते देखने लगा। वैसे अब अपने बारे में तुमने बिल्कुल दुरुस्त कहा है। तुम्हारी जगह कोई और होता तो अपनी इस कदर इज्जत अफजाई पर अब तक डूब कर मर चुका होता। वो डिबो डिबो कर मार रहा था। दरअसल इसमें भी तुम्हारा कोई कसूर नहीं। नवेरा के सिलसिले में तुम खुद को जितना भी डिग्रेड करो उतना ही कम है। नवेरा से जलने या हसद करने के बजाय अपने अंदर उस जैसे सिफात पैदा करो तो हो सकता है मैं तुम्हें घास डाल ही लूं। ठंडे ठार लहजे में उसने रिमशा को गुस्से के गिराफ को आसमान पर ले जाने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। उसकी सिफात अपनाती है मेरी जूती। मैं जो हूं जैसी हूं की बुनियाद पर बिल्कुल दुरुस्त हूं। नवेरा से मैं जलती हूं, हिमाकत है तुम्हारी। दुनिया भर की खूबियां तुम्हें और तुम्हारी नवेरा बीबी को ही मुबारक हो। रजा हमीद की तवक्को के ऐन मुताबिक रिमशा का गुस्सा सवा नेज़े पर था। गुस्से से सुर्खनार चेहरा, तमस्खुर उड़ाते तेवर और लबो लहजा। वो खुलकर हंसा। इतनी देर से वो सुलग रहा था, अब उसे सुलगते देखने का अपना ही मजा था। रजा को पहली दफा एहसास हुआ कि अपनी आग की तपिश दूसरों की तरफ मुंतकिल करना कितना दिलचस्प खेल है, बल्कि इंतकामी खेल। तुम्हारा क्या ख्याल है? जिस तरह तुम मुझे जिज करने आती हो, मैं तुम्हारी इन हरकतों से खाइफ होकर नवीरा को भूल जाऊंगा? भूल है तुम्हारी। अपने छोटे से दिमाग को कभी इस्तेमाल करना भी सीख लो। नवेरा बेशक मेरी किस्मत में नहीं, लेकिन मेरी जिंदगी में तुम्हारा भी कहीं कोई नाम नहीं है। जबरदस्ती रिश्ता बनाने और लोगों को बावर कराने से कोई आपका हमसफर नहीं बन जाता। इस कदर साफ और दो टोक लबो लहजे पर वो चंद पल पत्थर की तरह साकित तो जामिद रही थी, फिर एकदम चढ़ गई। पत्थर हो तुम, इंतहाई संगदिल और कठोर। अल्लाह करे, अल्लाह करे। वो कुछ कहते कहते रुक गई। आंखों में आ जाने वाली नमी और उन्हें गले ने कुछ कहने ही ना दिया। देख लूंगी तुम्हें भी और तुम्हारी नवेरा आपा को भी, गुस्से से कहती एक शिकायती अजियत भरी मलामती नजर डालकर वो तेजी से निकल गई। रजा हमीद ने इंतहाई कर्ब से होंठ दांतों तले दबा लिए, फिर सर झटका। फरा और जरिश के टेस्ट शुरू हो चुके थे। सऊद अहमद साहब की बेतबियत एक दो दिन में संभल गई थी, वो भी ऑफिस जाने लग गए थे। मगर सईद अहमद और सुमान अहमद कोई काम ही नहीं करने देते थे। मेन ऑफिस चूंकि एक ही था, तीनों के अलहदा अलहदा रूम्स और काम थे, इसलिए सऊद अहमद का सारा काम सुमान और सईद अहमद पर आ पड़ा था। जरिश और फरा संजीदगी से अपने दिसंबर टेस्ट में मसरूफ थी। दोनों ही कॉलेज की निहायत जिम्मेदार और लायक तलबा में सर फहरिस्त थी। तमाम असातिज़ा की खुसूसी तवज्जो से फैज़ियाब रहती थी। आज जरिश का फराह के साथ कंबाइन स्टडी का इरादा था। टेस्ट के बाद वो घर आ गई थी। नौशी अभी कॉलेज से नहीं लौटी थी। आज उसका कोई प्रैक्टिकल था, वो लेट थी। खाने के बाद जरिश ने शाइस्ता बेगम को फराह के साथ कंबाइन स्टडी करने का बताकर इजाज़त चाही थी। कुछ देर सोचने के बाद उन्होंने खुसूसी हिदायत के साथ इजाज़त दे दी थी। 2 बजे के करीब वो ताया के यहाँ पहुंची थी। जिस दिन ताया अब्बू उसे और नौशी को लेकर आए थे, उसके बाद आज वो आई थी। ड्राइवर को चलता करके अंदर चली आई। नहीं आपा, बहुत मुश्किल है, सईद अहमद कभी नहीं मानने वाले। वो लाउंज में दाखिल हुई तो ताहिरा बेगम को फ़ोन के साथ मसरूफ देखकर रुक गई। उनकी पोस्ट दाखिली दरवाजे की तरफ थी, इसलिए जरिश की आमद से कतई बेखबर थी। जरिश सोच में पड़ गई कि उन्हें मुतवज्जा करे कि न करे। बहुत मुश्किल है। चलें, मैं सुमान की ख्वाहिश को अहमियत ही नहीं देती, लेकिन सईद अहमद मुझे यूं तनहा फैसला कर लेने पर सूली पर ही लटका देंगे। ताई अम्मी कह रही थी। जरिश के कुछ पल्ले न पड़े कि गुफ्तगू का असल मौजू क्या है। सारी उम्र यूं ही जिंदगी नहीं रहती। अगर शाइस्ता की हुक्मरानी करवानी है मुझे इस घर में, तो उसे यहाँ से निकलवाया क्यों था? इंतहाई नखुवत भरा तमस्कुराना अंदाज था। जरिश उलझ गई। आप कुछ भी कहीं आपा, दौलत की मुझे परवाह नहीं। सऊद अहमद की सारी जायदाद जाहिर है उसकी बेटियों के नाम ही तो है। सुना है मैंने हादिया के नाम के शेयर्स वो वक़ार के नाम मुंतकिल करने का सोच रहे हैं। ताहिरा बेगम की बातें जरिश के दिमाग में वाकई नहीं बैठ रही थी, लेकिन मौजूद गुफ्तगू उनकी ज़ात थी तो वो चुप सादे सुनती गई। नौशी को भी दे दिला के ही रुखसत करेंगे दोनों मियाँ बीवी। रह गई जरिश, सुना है उसके नाम भी अच्छी खासी जायदाद है। ये अहमद विला का सऊद अहमद वाला पोर्शन और मली वाला कॉटेज के अलावा लाहौर वाला घर जरिश के नाम है।
जरिश हैरान होकर सुन रही थी। इतनी मालूमात तो उसे भी नहीं थी, जबकि ताहिरा बेगम और भी बहुत कुछ गिनवा रही थी। बिजनेस में नफीसा आपा के अलावा दोनों भाइयों का जो हिस्सा बनता है, उसमें भी सऊद अहमद का सारा कारोबार जाहिर है उसकी बेटियों के नाम ही है। रह गई शाइस्ता तो जिस घर में रह रहे हैं वो उसी के नाम है। अहमद गारमेंट्स तो सुमान के नाम है, जबकि बाकी कारोबार उस्मान, सुमान, अली, फरह के हिस्से पर सईद अहमद चला रहे हैं। ये सारा असासा बच्चों का ही है। अल्लाह का शुक्र है मेरे बच्चों का मुस्तकबिल महफूज है। फौजिया अपनी बेटी है। मेरी जुबारिया का फैमिली बैकग्राउंड भी मजबूत है, मगर वो सब लोग गारमेंट्स या बिजनेस जायदाद वगैरह के मामले में हमारे हमपल्ला तो नहीं, मगर हैसियत वाले हैं। घर में बिल्कुल खामोशी थी। इस खामोशी में धीमे से गुफ्तगू करती ताहिरा बेगम का एक एक लफ्ज जरिश के अंदर हैरत की दुनिया आबाद कर रहा था। आपा, दिल तो मेरा भी खून के आंसू रोता है। फौजिया के लिए मैंने किस किस की मुखालफत मोल नहीं ली। एक दफ़ा फिर अपनी गृहस्थी दाव पर लगा रही हूँ, मगर क्या फ़ायदा। आपके शिकवे बजा हैं, लेकिन मेरी भी तो सुने। जो भी बाहर से आएगी राज करेगी। उस्मान का तो कारोबार में सिर्फ हिस्सा है। सुमान अहमद जितनी मेहनत करता है, सईद अहमद उसके एवज उसके लिए अलहदा कारोबार शुरू करने जा रहे हैं। फौजिया आती तो दिल को सुकून रहता, न जाने आने वाली कैसी होगी। जुबारिया फितरत की अच्छी है, वरना उस्मान दूर परदेश में है। मेरे तो दिल को हौल उठता है। कुछ कहूँ तो मुझे ही इल्ज़ाम देने लगते हैं सब। आखिर में उनकी आवाज़ रुंध गई थी। नहीं आपा, ये कभी नहीं हो सकता, मर कर भी नहीं। अगर ऐसा हुआ तो सईद अहमद कुछ भी कर ले, पर मेरा फैसला नहीं बदलेगा। अपनी सारी औलाद में मुझे सुमान अहमद सबसे ज़्यादा अजीज़ है, और उसके लिए वही कलमुही रह गई है। न जाने वो अब किसको कोस रही थी, जरिश के कुछ पल्ले ना पड़ा। सुमान को मैं जानती हूँ, वो मेरी मर्जी के बगैर बाप की भी नहीं मानेगा, और सईद अहमद ने कहा है कि वो कुछ अरसा सुमान की शादी नहीं करना चाहते। मैं चुप हो गई हूँ कि उनके अंदर भाई की मोहब्बत का जो तूफान ठाठे मार रहा है, ज़रा थम ले, फिर सोचूंगी क्या करना है। जरिश उलझ गई थी। दोनों में होने वाली ये गुफ्तगू कम ही पल्ले पड़ रही थी। हाँ, सुना तो मैंने भी है, बल्कि सईद अहमद और सुमान अहमद दोनों ने ही कहा था कि मैं चलूँ, आयादत कराऊँ। मगर आपा, आप तो जानती हैं, सईद अहमद के तानों के बाद, इंतहाई जलील करके घर से निकालने के बाद, मैं उस शख्स की शक्ल भी देखने की रवादार न थी। भाइयों और माँ बाप की जिद के सामने हार गई, फिर आपने समझाया तो दोबारा यहाँ चली आई, वरना दिल से तो अभी भी धुआं उठता है। आज तक सईद अहमद का रवैया तकलीफ देता है। कभी दिल चाहता है कि दीवारों से सर फोड़ फोड़ कर रहूं। मैंने इस कठोर संगदिल शख्स पर एतबार किया था। भूल किससे नहीं होती, मगर भूल तो वक्ती थी। कोई मेरे दिल में झांक कर देखता, यहाँ कैसी आग लगी हुई है। सारी उम्र गुजर गई, एक रात भी सुकून से नहीं सो पाई हूँ। इतनी जिल्लत, काश आपा मेरे बस में हो तो उस औरत का मुंह नोच लूँ। कितनी खुश है मेरे घर में आग लगाकर। कितना चीखी थी मैं सईद अहमद के सामने। एतबार, कस्में, दलाइल, सबूत क्या नहीं मैंने उस शख्स के सामने पेश किया, मगर उसके दिल में पत्थर फिट हो गया था। आप भी तो गवाह हैं कैसे मुझे घर से निकल जाने को कहा था। अपने बच्चों के लिए आज यहाँ हूँ, वरना। ताहिरा बेगम अब रो रही थी। उनकी सिसकियाँ जरिश के दिल को अजीब से दर्द से दो चार कर रही थी। हाँ, ये नफरत मेरे अंदर जहर बनकर दौड़ती है। दोनों मियाँ बीवी का नाम भी सुनूं तो दिल चाहता है आग लगा दूं, और अब सारी उम्र गंवाकर, एतबार मजरू करवा के, बेएतबारी की जिंदगी जी के मैं फिर उस औरत की बेटी घर ले आऊं। नहीं आपा, फौजिया का नाम इसलिए लेती हूँ कि आपके मुझ पर बड़े एहसान हैं। जब जलील करके इस घर से निकाली गई थी तो आपने रहने को छत दी थी। जब सब बहन भाइयों ने साथ छोड़ा था, आप सहारा बनी थी। एहसान फरामोश नहीं हूँ, मगर मजबूर हूँ मैं। सईद अहमद के सामने फौजिया के लिए नहीं लड़ सकती। वो उस शख्स सारी उम्र का इनाम तलाक की सूरत में देने से भी गुरेज नहीं करेगा। आप कुछ भी कह लें, खुद गर्ज, एहसान फरामोश, मगर अब इस उम्र में ये खाक सर में नहीं डलवा सकती। मैंने सब कुछ कर देखा है, मगर सईद अहमद के सामने हार गई हूँ। वो अब बाकायदा रो रही थी। जरिश साकित खड़ी थी। ताहिरा बेगम की बातें, गिरिया वजारी, उससे ये गुत्थी नहीं सुलझने वाली थी। हाँ, एक दफ़ा फिर देखूंगी, मगर अभी नहीं। कुछ अरसा ठहर जाएं। आपको जल्दी किस बात की है? न मैं कहीं भागी जा रही हूँ, ना सुमान अहमद। ये जो जरिश वाला मामला ज़रा ठप हो जाए, धूल बैठ जाए, चंद माह इंतज़ार कर लें, फिर इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगी। वादा नहीं करती, ये ना हो कि मेरे जोर देने पर सुमान भी वही काम कर बैठे जो उस्मान ने किया था। मगर उम्मीद तो नहीं। सुमान अहमद का अंदाज़ा है मुझे उसके अंदर उस्मान वाली सरकशी नहीं है। वो मुझे, मेरी राय को अहमियत देता है।
अब की बार सईद अहमद पर प्रेशर डालने के बजाय सुमान पर डालूंगी, जज्बाती तौर पर मजबूर करूंगी। देखें क्या होता है। वो अपने आंसू साफ करके फिर कह रही थी, नहीं आपा, अभी नहीं। अभी सुमान अहमद वाला मामला तो देख लें कि ये ऊंट किस करवट बैठता है, फिर फराह का नाम लीजिएगा। अल्लाह रखे मेरी इकलौती बेटी है, 3 भाइयों की इकलौती बहन। जो कुछ भी हम करें कम है। दौलत, जायदाद, बैंक बैलेंस सब कुछ तो उसी के नाम है। आप फिक्र क्यों करती हैं? अभी वो बच्ची है, उसकी उम्र ही क्या है। फिर सईद तो मेरे मुंह से फरा के लिए असजद का नाम सुनकर ही भड़क उठेंगे। आहिस्ता आहिस्ता घर में जिक्र करूंगी, उम्मीद नहीं दिलाती। जरिश बेहद हैरत से सब सुन रही थी। ये जिक्र किस सिलसिले में हो है उसे कुछ कुछ अंदाजा हो रहा था, मगर कुछ भी वाजे नहीं हो रहा था। खास तौर पर सुमान के सिलसिले में अपना नाम सुनकर वो उलझ सी गई थी। अच्छा आपा, फरा सोई हुई है, उठने वाली है, फिर कभी कॉल करूंगी। आप फिक्र नहीं करें, किसी दिन आऊंगी, फिर सोचेंगे। अभी वक्त नहीं है इन बातों का। यकीन करें मुझ पर अपनी बात से नहीं फिरने वाली मैं अब। सुमान के मामले में सईद अहमद इस कदर बरहम है, फरह के मामले में न जाने क्या कहें। जरिश फौरन दरवाजे की ओट में हुई थी। असजद कैसरा खाला का बेटा था। फौजिया के बरअक्स वो काफी सुलझा हुआ था, मगर अब ताहिरा के मुंह से फरह के लिए असजद का नाम सुनकर जरिश कुछ हैरान सी रह गई थी। अच्छा फिर ठीक है, मैं 2-3 दिन में चक्कर लगाऊंगी। फरह को भी दिसंबर की छुट्टियां होंगी, अगर सईद अहमद माने तो शायद रहने को भेजूं। फिर अल्लाह हाफिज। उन्होंने रिसीवर क्रेडिल पर रख दिया। जरिश एकदम बाहर निकल गई थी। उसे यूं एकदम अपने सामने देखकर ना जाने ताहिरा बेगम का क्या रिएक्शन होता, इसलिए फौरन उनका सामना करने से गुरेज किया था। यूं किसी की बातें सुनना अगरचे गैर अखलाकी हरकत थी, मगर जरिश खुद को ये सब सुनने से नहीं रोक पाई थी। फिर गुफ्तगू में जो बातें नुमाया थीं, उन्होंने जरिश के अंदर के तजस्सुस को एक नई हवा दी थी। वो अंदर जाने के बजाय अपने वाले पोर्शन में निकल आई। ये कभी उनके जेर इस्तेमाल था, मगर अब ये हिस्सा बंद था। वो आहिस्तगी से चलती लॉन की सीढ़ियों पर आ बैठी। सारा पोर्शन लॉक था। वो सीढ़ियों पर बैठी कॉरिडोर को देखे गई। वो इन राहदारियों में ही पली बढ़ी थी। ये घर उनका था, बाईं तरफ का कमरा उसका था। उसे अकेले सोने में अक्सर डर लगता था, इसीलिए रोजाना फराह को अपने पास बुला लेती थी। और अब जरिश की आंखों में नमी से सिमट आई। ये घर दादा अब्बू अहमद साहब ने खुद बनवाया था। बहुत अरमानों और ख्वाहिश के साथ वो सईद अहमद के लिए ताहिरा और सऊद के लिए शाइस्ता को ब्याह कर लाए थे। शाइस्ता दादी की भांजी थी। उन्होंने नफीसा आपा की शादी अपनी साली के बेटे से की थी और जवाबन उनकी बेटी अपने छोटे बेटे की ख्वाहिश पर मांग ली थी। शाइस्ता बेगम खालिस सऊद अहमद की पसंद थी। शाइस्ता की कज़न ताहिरा भी थी, जो सईद अहमद को अपनी लापरवाही और मासूमियत की बदौलत बेहद पसंद आई थी। इस तरह दोनों भाइयों की शादी एक ही दिन एक ही घर में हुई थी। ऊपर तले घर थे। शुरू में ताहिरा एडजस्ट नहीं कर पाई थी, या न जाने क्या वजह थी। फिर उनके यहाँ उस्मान की पैदाइश हुई थी। शादी के 1 साल बाद उस्मान ने पूरी अहमद मंजिल में खुशी की नवीद भर दी थी। उस्मान के 2 साल बाद सुमान पैदा हुआ था और सुमान के 1 साल बाद सऊद अहमद के यहाँ हादिया। फिर न जाने क्या हुआ, कैसी हवा चली थी कि सुमान अहमद की पैदाइश के कुछ अरसे बाद ही ताहिरा रूठ कर कैसरा के पास चली गई थी। सईद अहमद ने सुमान को अपने पास रख लिया था। रोते बिलखते सुमान अहमद को शाइस्ता बेगम ने हकीकी बेटे की तरह समेट लिया था और फिर वक्त गुजरने लगा। ताहिरा बेगम के रूठ कर अपनी बहन के यहाँ जाकर बैठ जाने के सिलसिले में चमगोइयाँ होने लगी थी, एक कान से दूसरे कान तक, और फिर बात फैलती चली गई। अहमद साहब अभी हयात थे। दोनों खानदानों की इज्जत का जनाजा निकलते देख रहे थे। उन्होंने सईद अहमद पर हर तरह का दबाव डाला कि वो ताहिरा को ले आए, अपने बच्चों के लिए ही, मगर उनकी नाव नहीं टूटी। फिर एक दिन वो खुद ही अपनी बीवी के साथ जाकर ताहिरा को ले आए थे। कैसे लाई ये अलग कहानी थी। ताहिरा की आमद ने पूरे घर को एक नई टेंशन से दो चार कर दिया था। ताहिरा और सईद अहमद के दरमियान हाइल होने वाली खलीज ऐसी थी कि वक्त भी उसे न पाट सका। शाइस्ता के यहाँ नौशीन ने जन्म लिया था और फिर 2 साल बाद ताहिरा के यहाँ फराह ने। नौशीन की पैदाइश के बाद शाइस्ता बेगम को बेटे की बड़ी ख्वाहिश थी, लेकिन नौशीन की पैदाइश के 3 साल बाद उनकी गोद में जरिश चली आई थी। सुनहरे बालों वाली, हीरों की तरह जगमगाती आंखों वाली गुड़िया का सब ने ही बड़े पुरजोश अंदाज में खैर मकदम किया था। जरिश का नाम सुमान ने रखा था। जरिश सुमान के स्कूल में उसकी टीचर थी, जो उसे बहुत पसंद थी। और फिर जैसे जरिश सुमान अहमद की जिंदगी के मामले में शामिल होती चली गई। फराह और जरिश दोनों का बहुत ख्याल रखता था। वो आम बच्चों से हट कर था। अपनी पढ़ाई के बाद का सारा वक्त वो इन दोनों को देता और फिर वक्त बीतने लगा। जरिश की पैदाइश के 1 साल बाद ताहिरा ने फिर एक बेटे को जन्म दिया था, जो अली था।
शाइस्ता बेगम की ज़रिश के बाद बड़ी ख्वाहिश थी कि उनके यहाँ भी बेटा हो, मगर शायद कुदरत को उनका सब्र मतलूब था, उनकी ख्वाहिश कभी पूरी ना हो सकी। उन्होंने बेटे के लिए दिल में मौजूद सारी मोहब्बत, सारी ममता उस्मान, अली और ख़ास तौर पर सुमान पर लौटा दी। वक्त आहिस्ता आहिस्ता सिरकने लगा। पहले अहमद साहब का इंतकाल हुआ और फिर इस घर का बंटवारा। ताहिरा इस घर में रहना नहीं चाहती थी। उनकी जिद थी कि या शाइस्ता लोगों को अलहदा कर लें या वो इस घर में रहेंगी। नफीसा आपा ने दोनों पोर्शंस में दीवार कर लेने को कहा, मगर सऊद अहमद को भी एक जिद सी बन गई थी। उन्होंने वो घर छोड़ दिया था। न सिर्फ वो घर छोड़ा, सिर्फ ताल्लुक भी छूटे। बच्चे तो मिल लेते थे, मगर बड़ों की कशीदगी ऐसी थी कि मिलना मिलाना न होने के बराबर था। फिर जब दादी जान का इंतकाल हुआ तो दोनों भाइयों के दरमियान कशीदगी भी खत्म हो गई, लेकिन ताहिरा बेगम की अना बरकरार रही, इधर सऊद अहमद की। दोनों एक दूसरे के घरों में न आए न गए। दोनों घरों के बच्चे अजीब सी कशीदगी के जद में थे। इस सारे किस्से का पस मंजर क्या था, कोई बताने पर आमादा ना था। वक्त अपने असरात छोड़ता काफी आगे बढ़ चुका था। दोनों घरों में बच्चों की शादियों की बातें होने लगी, मगर झगड़े की सूरत में। सईद अहमद और सऊद ने मरती माँ से वादा किया था कि दोनों भाई अपनी औलाद के मामले में जरूर कुछ सोचेंगे। पुराने ताल्लुक नए रिश्तों की बुनियाद बनेंगे, मगर क्या हुआ? सऊद अहमद सईद अहमद के घर के झगड़े से खाइफ होकर नफीसा आपा के बेटे वकार के लिए हाँ कर बैठे। सईद अहमद बहुत बरहम हुए, फिर राजी हो गए। उस्मान ने जुबारिया को पसंद करके उनकी सारी बरहमी दूर कर दी। दोनों की शादी के बाद उनका इरादा सुमान अहमद के लिए नौशीन को मांगने का था। उन्होंने इशारों में सऊद से बात भी की थी, मगर उन्होंने इससे पहले कि वो अपनी ख्वाहिश का बाकायदा इजहार करते, अपने दोस्त के बेटे से नौशी का रिश्ता तय कर दिया था। सईद अहमद हक्का बक्का रह गए थे, लेकिन अब कि उन्होंने दिल की बात कहने में देर नहीं की थी। सुमान अहमद के लिए ज़रिश को मांगकर उन्होंने सऊद अहमद को हिफाजती इक़दाम करने का कोई मौका ही नहीं दिया था। मजबूरन उन्हें हामी भरना पड़ी थी, लेकिन अब ताहिरा बेगम के रवैये ने उन्हें उलझा दिया था। दूसरी तरफ सऊद अहमद भी सुमान के मुतबादिल ढूंढ रहे थे। सईद अहमद इस बात से बेखबर थे, मगर वक्त कब और कैसे किस तरफ रुख मोड़ता है कोई नहीं जानता। जरी सुमान से मुतालिक रिश्ते वाली हर बात से बेखबर थी, और ये बेखबरी सबकी दानिस्ता कोशिश से थी। वो इस सिलसिले में कुछ नहीं जानती थी। ये घर, ये अहमद मंजिल को, जिसे दादा जान ने अपनी औलाद के लिए बड़े अरमानों से बनवाया था, उसका एक हिस्सा तो आबाद था, मगर दूसरा लॉक था। इस हिस्से की सफाई सईद अहमद हर हफ्ते अपनी निगरानी में करवाते रहते थे, मगर जब मकीन न हो तो खाली दीवारों के घर घर नहीं बनते। लॉन की सबसे ऊपरी सीढ़ी पर कॉरिडोर के सतून से टेक लगाए वो न जाने कब की सो चुकी थी। न जाने क्या कुछ याद करते, बीते लम्हों के नक्श पाते ढूंढते वो कब तक मोती बहाती रही थी। आंसुओं के निशान उसके रुखसारों पर थे। घुटनों में सर दिए वो दुनिया और माफिया से बेखबर थी। नजदीक ही उसका बैग, नोटबुक और किताबें धरी हुई थी। सुमान अहमद गाड़ी अंदर लाकर पार करके अपने पोर्शन की तरफ बढ़ रहा था, जब अचानक निगाह उस पोर्शन की तरफ उठ गई थी। सुमान अहमद उसको सीढ़ियों पर बैठे सुतून के साथ टेक लगाए घुटनों में सर दिए उसके वजूद पर हैरत का झटका लगा था। आज वो जल्दी उठाया था। कल सुबह उसे लाहौर एक अर्जेंट काम के लिए जाना था, इसके लिए उसे ज़रूरी तैयारी करनी थी। तमाम ज़रूरी उमूर उसने अपने पीसी पर नोट कर लिए थे, अब सिर्फ प्रिंट निकालने थे। इसीलिए जल्द लौट आया था कि फ्रेश होकर कुछ देर आराम करके वो कंप्यूटर पर काम कर लेगा। मगर अब जरिश को देखकर वो अपना बैग और चाबी टेबल पर रखकर उसी तरफ चला आया। जरिश, सुमान ने उसे आवाज़ दी, मगर उसके वजूद में जुम्बिश तक नहीं हुई थी। ये आज यहाँ कैसे, और यहाँ क्यों बैठी हुई है? कहीं अम्मी से कोई झगड़ा वगड़ा तो नहीं हो गया? पुरसोच नजरों से उसे देखते सुमान पंजों के बल ऊपरी सीढ़ी पर आ बैठा था। जरिश, सुमान अहमद ने उसका कंधा हिलाया था। जरी, वो बहुत गहरी नींद में थी शायद। सुमान को अब तशवीश लाहक हुई। जरिश का घुटनों के गिर्द लिपटा बाजू जोर से हिला दिया। वो हड़बड़ा कर सीधी हुई थी। हैरान होकर अपने सामने ग्रे कोट सूट पे पंजों के बल बैठे सुमान अहमद को देखा। आप? वो उलझ सी गई। वो तो शायद कुछ सोच रही थी। वो हैरान होकर इर्द गिर्द देखने लगी। मैं यहाँ कैसे आ गई? उसका जहन अभी भी बेदार नहीं हुआ था। सुमान अहमद उसके चेहरे पर आंसुओं के मिटे निशान, भीगी पलकें और चेहरा बदलते रंग पर बगौर नजरें जमाए हुए था। दोनों हाथों से पेशानी को थामते जरिश के जहन में एकदम झमाका हुआ था। वो फराह के साथ कंबाइन स्टडी के लिए आई थी। फराह ने आने की खास ताकीद की थी, मगर ताई की बातें सुनकर वो इधर आ निकली और गुजरी बातों, बीते लम्हों को याद करके आंसू बहाते न जाने कब आंख लग गई। क्या बात है, तबीयत तो ठीक है तुम्हारी?
उसे यूं बेहवास उलझा उलझा देखकर सुमान अहमद को तशवीश लाक हो गई थी। जी मैं ठीक हूँ, आप कब आए? सुमान अहमद ने उसको बगौर देखा। वो नजरें चुरा गई थी, सीधी होकर किताबें उठाते पूछा, जरिश मेरी तरफ देखो। वो किताबें उठा रही थी जब सुमान ने उसके हाथ पर अपना भारी हाथ रख दिया था। जरिश ने चौंक कर उन्हें देखा। क्या बात है, अम्मी वगैरह ने कुछ कहा है? उसके लहजे में बेहद तशवीश थी। वो हंस दी। नहीं भाई, भला ताईजान मुझे कुछ क्यों कहेंगी? मेरा और फरह का आज कंबाइन स्टडी का प्रोग्राम था, इसीलिए मैं आई थी, मगर यहाँ आकर इस तरफ चली आई। और आप अच्छी तरह जानते हैं कि इस पोर्शन में आकर मेरी कैफियत क्या होती है और मैं किन एहसासात का शिकार होती हूँ। सुमान अहमद ने उसकी बात पर गहरी सांस ली, वरना वो अंदर से ठिठक गया था कि कहीं आज फिर उसकी अम्मी जान से कुत्तल कलामी ना हो गई हो। तुम रोई हो? सुमान के तफहीमी अंदाज पर वो शर्मिंदगी से सर झुका गई। बस आंसू निकल आए। तुम्हारी जज्बातियत नहीं जाएगी, हकीकत को फेस करो, ये इसी तरह होना था। तुम लोग यहाँ से ना जाते तो इन दो हिस्सों में दीवार होती। सुमान का लहजा इंतहाई रसानियत लिए हुए था। वो उलझ गई। क्यों? बचपन में भी तो ताई अम्मी का यही रवैया था, तब तो ऐसी कोई सूरत हाल ना थी। दादा जान के इंतकाल के फौरन बाद ऐसी क्या सूरत हाल हो गई कि मामला इस हद तक पहुंच गया? वो जिरह पर उतर आई। सुमान खामोशी से लब भींच गया। सुमान भाई, मुझे बताएं, वरना किसी दिन ये सब सोचते ही मेरी शरियानें फट जाएंगी। जब हम लोग इस घर से गए थे तो मैं बहुत छोटी थी, मगर आपसे कुछ छुपा हुआ नहीं है। मामा पापा, ताया अब्बू और ताई अम्मी के दरमियान होने वाला वो झगड़ा जिसकी वजह से हम बेघर हुए थे, मुझे अच्छी तरह याद नहीं, मगर जहाँ तक ख्याल पड़ता है आप सुमान भाई और हादी आपी सूरत हाल की संगीनी और असल नौयत से बाखबर थे। सुमान का वही हाथ जो उसके हाथ के ऊपर था उसने अपनी गिरफ्त में ले लिया था। सुमान लब भींच कर देखे गया। जरिश, यहाँ जो मुबहम सा पर्दा हाइल है उससे इसी तरह रहने दो, वरना तुम उससे ज्यादा उलझोगे। वक्त बहुत बड़ा उस्ताद है, वो सब बता देगा, सब्र करो। सुमान उसकी गिरफ्त से हाथ निकाल कर उठ खड़ा हुआ था। जरिश ने सर उठाकर शिकायती नजरों से सुमान को देखा। अपने दराज कद समेत जरिश को वो इस समय किसी मावराई कहानी के किरदार, किसी शहजादे से कम नहीं लगा था। ऐसे क्या देख रही हो? उठो, अंदर चलो, वहां तो शायद किसी को तुम्हारी आमद की खबर भी नहीं। सुमान की बात पर उसने सर झटका। बस बात नहीं करें मुझसे, जब आप मुझे इस तरह टालते हैं तो बहुत बुरे लगते हैं। किसी शहजादे की कहानी के देव से भी बुरी, वो मुंह फुलाकर कहा गया। समान उसकी बात पर खिलखिलाकर हंस दिया तो वो मजीद बरहम हुई। वाकई पागल हूं मैं, हर दफा इल्म होता है कि कुछ नहीं बताएंगे, फिर भी बात कह के गंवाने को पूछ लेती हूँ। हर कोई मुझसे कुछ ना कुछ छुपा ही रहा होता है, पता नहीं ऐसे क्या इसरार हैं जो खुलने में ही नहीं आते। वो अब खुद से उलझ रही थी। सुमान मुस्कुराती नजरों से देखे गया। हल्के फैरोजी शेड के सूट में हम रंग दुपट्टा लिए हद से ज्यादा जाज़िब नजर लग रही थी। उसका अंदाज लापरवाह होता था, मगर एक बिलोर सा नाजुकपन था। दुपट्टा सलीके से सर पर जमाया हुआ था। चेहरे पर बिखरती सिमटती खफगी की ओट में छुपी धनक, आंखों के ब्लोरी कान से छलकती नाराजगी, लापरवाही और बेनियाजी, और सबसे बढ़कर अपनी जात की सहर अंगेजी, उससे बाखबर मासूमियत और भोलापन। सुमान के मुस्कुराते लबों की रानाई यकदम बढ़ गई। आंखों की जोफिशानी में अनगिनत जज्बे करवट लेने लगे। लाओ, ये मुझे पकड़ाओ। भारी किताबों का पलंदा थाम रखा था। सुमान ने हाथ बढ़ाया तो उसने बेपनाह खफगी से उसकी तरफ देखा। सुमान की आंखों के रंग इस वक्त इतने गहरे थे कि एक लम्हे को जरिश कुछ कह भी ना सके। नहीं, रहने दे, उठा लूंगी मैं खुद ही। उसने सुमान से बुरी तरह नाराज होने का सोच लिया था, फौरन अमल भी किया। कॉलेज बैग कंधे पर डालकर वो उठ खड़ी हुई थी, तभी हाथ में पकड़ी किताब सबसे निचली सीढ़ी पर जा गिरी। उफ, वो कोफ्त का शिकार हुई। दो सीढ़ियां एक साथ फैलाकर जरिश किताब उठाने को झुकी तो दुपट्टा सर से सिरक कर कंधों पर आ ठहरा। या अल्लाह, नई मुसीबत। वो आते हुए नहा कर आई थी। सुनहरी सिल्की बाल अगरचे बहुत लंबे नहीं थे, मगर खूबसूरत बेपनाह थे। झुकने से आगे आ गए। सुमान अहमद के लिए ये मंजर पहले से ज्यादा दिलकश था। महकते घरे सुनहरे बालों के हाले में उसका सुर्ख कंधारी अनार की तरह दहकता चेहरा हीरों की चमक लिए हुए था। सुमान अहमद को उस लम्हे अपना आप बेबस होता महसूस हुआ। जरी, वो किताब उठाकर सीधी हुई तो झटके से बालों को पीछे करके सुमान को देखा। नाराज हो गई हो? बहुत मोहब्बत से दरियाफ्त किया था। वो महसूस करती तो पता चलता उसके लहजे के रचाओं में कैसे जज्बे बोल रहे हैं। उन आंखों के वालेहानापन में कौन से एहसास छुपे बैठे हैं।
मगर आपको मेरी नाराज़गी की क्या परवाह। हटे सामने से, मुझे अंदर जाना है। फरा इंतज़ार कर रही होगी। सुमान उसके सामने दीवार की तरह इस्तादा था। लंबा दराज कद सुमान के मुकाबले में वो बिल्कुल गुड़िया ही लग रही थी, छोटी सी, नाजुक सी। सुमान अहमद धीमे सुरों में हंस दिया। अब ऐसा भी कुछ नहीं। जितनी तुम्हारी नाराज़गी की परवाह मुझे होती है, शायद ही किसी और को हो। उसने चेहरा फेर कर सुमान को देखा, फिर तंजियां हंसी। शुक्रिया, नवाजिश। सुमान की गहरी जायजा लेती नजरों में एक भरपूर अक्स था, झिलमिलाता, मुस्कुराता। वो कल से। सुमान ने हाथ बढ़ाकर उससे किताबें ले ली थी, फिर सामने से हट गया। चची जान ने आने की इजाजत बआसानी दे दी थी। साथ चलते उससे पूछा तो उसने सिर्फ सर हिलाने पर इक्तफा किया। हमारे इस पोर्शन के लॉन को माली देखभाल नहीं करता। कितना रफ हो रहा है सारा लॉन। चले घास तो ठीक है, मगर पौधे देखें जरा। इर्द गिर्द जायजा लेते वो रुक गई थी, फिर गुलाब के पौधे की तरफ चली आई जिस पर सुर्ख फूल थे, मगर पौधे की हालत इंतहाई खस्ता थी। सब पौधों का सत्यानाश हो रहा है। किसी दिन मैं माली बाबा को लेकर इतवार को चक्कर लगाऊंगी। सारे लॉन की देखभाल की जरूरत है। सुमान उसी तरह खड़े खड़े मुस्कुराता रहा। वो गुलाब के पौधे से फूल तोड़ रही थी जब कांटा उसकी उंगली में चुभ गया था। उसने फौरन हाथ पीछे हटाया। क्या हुआ? सुमान फौरन उसकी तरफ आया। कुछ नहीं, कांटा चुभ गया है। दूसरे हाथ से उंगली को दबाते वो फूंक मार रही थी। उसकी उंगली पर सुर्ख खून की बूंदें नुमायां थी। सुमान ने उसका हाथ थाम लिया। ब्लीडिंग होने लगी है। सुमान ने हाथ की निर्माहट अच्छी तरह महसूस की थी। साफ शफाफ मखरूती उंगलियों से सजा रुई की तरह नरम हाथ था, जिसे छूने से ही उसके वजूद की नज़ाकत का एहसास पूरी तरह उजागर हो जाता था। कुछ नहीं हुआ। जाहिर है जहाँ फूल होंगे वहाँ कांटे भी होंगे, और जब बंदा फूलों से छिड़खानी करेगा तो यकीनी तौर पर कांटे भी चुभेंगे। ये नॉर्मल सा चुभा है। उंगली को झटकते से अपना हाथ उसने खींच लिया था। पकड़ो इनको। सुमान ने किताबें उसके दूसरे हाथ में थमाई थी। जेब में हाथ डालकर रुमाल निकाला और फिर उसकी उंगली साफ की। जरिश हंस दी। आप तो सीरियस हो गए हैं। छोटा सा जख्म है। जख्म छोटा हो या बड़ा, वो जख्म होता है, और जख्म की हर हाल में परवाह करनी चाहिए, वरना नासूर बन सकता है। बहुत संजीदा लहजा था। जरिश की हंसी थम गई। अंदर चलकर फराज से कोई दवा लगवा लो। जख्म छोटा हो या बड़ा, नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। वो फिर हंस दी। सुमान उसकी जितनी केयर करता था वो खुद पर मगरूर होने लगती थी। अब भी उसे खुद पर रश्क आया। मामा सच कहती हैं, मुझे बिगाड़ने बल्कि लाड उठा उठाकर जिद्दी बनाने में सबसे ज्यादा हाथ आपका है। उसकी नाराजगी ऐसी ही थी, मिनटों में खत्म होने वाली। इस बात पर सुमान अहमद भी मुस्कुरा दिया। ज्यादा इठलाने की जरूरत नहीं। मैं लाड भी एक हद तक उठाता हूँ, और नाजायज बात पर खफा भी बुरी तरह होता हूँ। सुमान अहमद ने उसे डराना चाहा तो वो खिलखिलाकर हंस दी। साफ शफाफ हंसी सुमान अहमद के अंदर घंटियां सी बजाती चली गई। ओके माय लॉर्ड, कोई परवाह नहीं। आपकी हर खफगी सर आंखों पर। बर्चिस्ता अंदाज में भरपूर कोशिश थी। सुमान अहमद यकटक देखे गया। मैं अब अंदर चलूं? ये ना हो कि फरा घर फोन करके मामा से पूछ रही हो और घर जाकर सर मुनवाते ही ओले पड़ने वाली सूरत हाल हो। वो हंसती मुस्कुराती अंदर बढ़ गई। सुमान अहमद की निगाहों ने दूर तक उसका ताक़ुब किया था। वो उनके पोर्शन की सीढ़ियों को अबूर करती अंदर गायब हो गई थी। सुमान अहमद ने एक गहरी सांस लेते हाथ में पकड़े रुमाल को देखा। रुमाल पर कई जगह सुर्ख बूंदों के निशान सुमान अहमद के अंदर एक अनोखा एहसास जगा गए थे। ऑफिस में वो मसरूफ था जब उसके सेक्रेटरी ने किसी मुलाकाती की इतला दी थी। कौन है? सर पता नहीं, मैंने नाम पूछा था, मगर वो कह रही हैं कि आपसे खुद मिलना है। आपको ही अपने बारे में बताएंगी। सेक्रेटरी की इतला पर शारिक जुमान ने अज़बात में सर हिलाया। ओके, भेज दें। वो अभी भी फाइल खोले मसरूफ था जब दस्तक की आवाज़ पर सर उठाकर देखा। शारिक जुमान को सामने खड़े वजूद को देखकर एक झटका लगा था। उसे ज़मीन और आसमान घूमते महसूस हुए। बरसों बाद ही नहीं, शायद जिंदगी में वो पहली बार उस चेहरे को पूरे होशो हवास में अपने रूबरू देख रहा था। उसे यूं लगा वो बिल्कुल साकित हो गया है। अस्सलाम वालेकुम। ये आवाज़ हथौड़े की सूरत में शारिक जुमान को अपने हवासों पर लगती महसूस हुई। अजियत की एक लहर उठी, रगो पै में दूर तलक सिरायत करती चली गई। बैठने को नहीं कहोगे? वो पत्थर का शायद बन चुका था, बगैर पलकें झपकाए देखे जा रहा था जब दरवाजे में इस्तादा वजूद अंदर चला आया था और उसके सामने खड़ा मुस्कुरा कर मुखातिब था। बदर आरा बेगम। शारिक जुमान के होंठों पर बे आवाज़ जुम्बिश हुई थी। यह औरत कभी उसकी माँ थी, मगर वो नहीं जानता था कि ममता का जायका क्या होता है।
उसे इस औरत की गोद की गर्मी, मोहब्बत की नरमी, ममता की शिद्दत नसीब नहीं हुई थी। उसके सामने हल्के सब्ज लिबास में मलबूस जेवरात से सजी, मेकअप से आरास्ता औरत खड़ी थी, जिसमें उसे कहीं भी अपनी माँ की परछाई दिखाई न दी थी। उसे ये औरत सिर्फ बदरारा बेगम दिखाई दी थी। ऑफिस तो बड़ा खूबसूरत बनाया हुआ है। लगता है बाप का सारा पैसा तुमने इसी प्रेस खाने को स्टेब्लिश करने में लगा दिया है। बड़ा जबरदस्त है मैगजीन, अक्सर पढ़ती रहती हूँ मैं। बदर आरा बेगम को शायद तवक्को थी कि वो इसी तरह पत्थर हो जाएगा, इसीलिए बगैर उसके किसी रद्द अमल का इंतजार किए कुर्सी घसीट कर न सिर्फ बैठ चुकी थी, बल्कि नाकदाना उस सराहती निगाहों से ऑफिस का भी जायजा लिया था। शारिक जुमान के साकित वजूद में हरकत हुई थी। इश्तियाल अंगेजी की एक शदीद लहर उठी थी। उसने कुर्सी की हथियों को मजबूती से जकड़ लिया था, दांतों तले लब दबा लिए। शहवार ने जिक्र किया था तुम्हारा। दिल तो मेरा तुमसे मिलने को हर वक्त बेताब रहता है, मगर जब से ये मैगजीन पढ़ना शुरू किया है, हर वक्त तुम्हारे पास पहुंचने को दिल करता है। हर दफा दिल को मार लेती थी कि शायद तुम क्या रद्द अमल जाहिर करो। फोन पर तो तुमने बेइज्जत कर दिया था, लेकिन दिल के हाथों मजबूर होकर खुद को यहाँ आने से रोक ना पाई। मैं तुम्हारी माँ हूं, ऐसे क्यों देख रहे हो? पहचान तो लिया होगा तुमने, है ना? पता नहीं माँ का ये कौन सा रूप था। उसके घर में जो माँ थी वो तो इस औरत के बिल्कुल बरक्स थी। फिर ये औरत और उसकी ये गुलफिशानी। शारिक जुमान के अंदर लावा पक रहा था। ना जाने वो खुद पर कैसे कंट्रोल कर रहा था। आवाज में मजबूती, रिक्कत आमेजी तारीख, ये वो औरत उसे सिर्फ एक तवाइफ लगी थी और कुछ नहीं। ये औरत उसे सिर्फ जन्म देने का सबब बनी थी और उसके वालिद की जिंदगी में सिर्फ अपने नफ्स की भूख मिटाने आई थी। दौलत पर लट्टू हो जाने वाली औरत, बेटी को लेकर भाग जाने वाली औरत, उसकी माँ कैसे हो सकती थी? ना जाने वो अपने आप पर कैसे कंट्रोल कर रहा था, वो खुद भी हैरान था। इस औरत को मलिया मेट कर देना, अपने जुनून के हाथों तबाह बर्बाद कर देना उसका ख्वाब था, और अब यह सामना भी हुआ तो किस मोड़ पर। क्यों आई हो तुम बदरारा बेगम यहाँ? वो जब बोला तो उसका लहजा इंतहाई सर्द, सफाक और जामिद था। ठिठरा देने वाला सर्दपन था। एक लम्हे को उसके लहजे की चटानी सख्ती पर बदरारा बेगम भी खाइफ हुई थी। मैं तुमसे मिलने, मेरा दिल। शट अप! लावा एकदम फट पड़ा था। उसने हाथ मारकर टेबल पर रखी एस्ट्रे पर एक फेंक दी थी। फाइलें दूर जा गिरी थी। बदरारा बेगम तो एक लम्हे को डर सी गई थी। अधूरे लफ्ज हलक में कहीं अटक गए। तुम जैसी कारोबारी जहनीत रखने वाली औरत क्या जाने कि दिल क्या होता है, रिश्ते क्या होते हैं, माँ क्या होती है। तुम बदरारा बेगम मतलब की बात करो। बरसों बाद शायद जिंदगी में पहली बार तुम मेरे सामने आई हो। कौन सी मतलब बराई है जो तुम्हें यहां तक खींच रही है, वो बोलो। गरजता बरसता फुनकारता लहजा था। बदरारा बेगम तो शजदर रह गई। इतनी नफरत, इतनी तजलील वो शायद किसी और ही तस्वुर में यहां तक चली आई थी, मगर अब। मेरा बाप एक शरीफ इज्जतदार आदमी था। उसकी बदकिस्मती की बीवी होने के बावजूद तुम जैसी बदचलन, बदकिरदार तवाइफ औरत के चुंगल में फंस गया। तुमने उसकी मोहब्बत, वफादारी, शरीफ उन नफसी का क्या खूब तोहफा दिया कि उसके खानदान की इज्जत को चोरों की तरह चुरा कर ले गई। मुझे इसलिए छोड़ गई कि मैं तुम्हारे धंधे पर पूरा नहीं उतरता था, और शायद इसमें भी तुम्हारी कोई प्लानिंग थी। तुम्हारे बुढ़ापे के लिए शायद वापसी की राह खुली रखने की एक उम्मीद, या शायद मेरे बाप की जायदाद का लालच, शायद ब्लैकमेलिंग का कोई जरिया। मगर अफसोस, मैंने तुम्हारी जैसी औरत के पेट से जन्म जरूर लिया है, मगर मेरी माँ मेरे घर में है, जिसकी इज्जत, वफादारी, पाकबाजी की कसम एक जमाना खाता है, जिसका चेहरा गैर महरम की नज़रों से उस तरह पाक है जिस तरह वो होना चाहिए। मैं शुक्र अदा करता हूँ मुझे तरबियत देने वाले हाथ तुम्हारे नहीं, उस माँ के हैं जो खाने के लुक़मे बनाकर मेरे मुंह में डालते हुए भी कुरान की आयतों का विर्द करती थी। और तुम, हकीकत क्या है तुम्हारी? थूकना भी पसंद नहीं करता मैं तुम पर और तुम्हारी बेहया बेटी पर। मैंने तुम्हें पहले भी मना किया था, मेरे सामने कभी मत आना। दफा हो जाओ यहाँ से, दफा हो जाओ। इधर से उधर चक्कर लगाते, चीखते चिल्लाते अपने अंदर के लावे को वो बाहर निकाल रहा था। बदरारा बेगम शायद ये तवक्को नहीं कर रही थी। इस कदर तजलील का शायद उसे इम्कान नहीं था। शारिक जुबान, उसने कुछ कहना चाहा था। खबरदार, तुम्हारी गलीज जुबान से मैं अपना नाम सुनना भी पसंद नहीं करता। तुम यहाँ से चली जाओ इससे पहले कि मैं तुम्हारी तरह कमीनगी के मुजाहिरे पर उतारूँ। तुम जैसी औरत मुझे जन्म देने का सबब जरूर बनी है,
मगर मेरी रगों में जिस इज्जतदार शरीफ घराने का खून है वो मुझसे जो तकाजा करता है, ये न हो कि मैं अपने होशो हवास खो बैठूं। वो काम जो मेरा बाप न कर सका मैं कर दिखाऊं। तुम यहां से चली जाओ, अभी, इसी वक्त, फौरन। अजियत, शिद्दत पसंदी, गैज भरे लहजे का मुजाहरा करते वो वाकई होशो हवास खोने को था। बदरारा बेगम डर गई कि कहीं वाकई वो उसे कुछ कह न दे। मैं तुमसे बात, दफा हो जाओ, और इससे गेट लॉस्ट। उसने कुछ कहना चाहा था मगर शारिक जुबान फट पड़ा था। बदरारा बेगम खौफजदा होकर बाहर भागी थी। अगर वो एक लम्हा भी वहां मजीद ठहरती, शारिक जुबान अपने हाथों से उसका गला दबाने में कतई देर न लगाता। उसके तेवर यही बता रहे थे। आई हेट यू, गो टू हेल। दरवाजे को जोर से बंद करते वो चीखा था। पूरी कुव्वत से कमरे में उसकी आवाज गूंज उठी थी। वो दर्द, वो शिद्दत पसंदी और इश्तियाल अंगेजी जिसके मुजाहरे से वो खुद को हर बार रोकता था, बड़ी मुश्किल से खुद को समझा बुझा कर राजी करता था, एकदम उसने उसे बेहवास कर दिया था। वो टूटे हुए आसाब लिए साइड पर रखे सोफे पर गिर गया था और फिर फूट फूट कर रो दिया था।